वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बीकॉम फाइनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले सभी लेक्चर्स मेरे जो हैं वो देखे होंगे और बुक ले ली होगी और पढ़ने की कोशिश जो है वो ज़रूर की होगी। तो आज जो है मैं सेकंड चैप्टर इनकम टैक्स का, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। किसी भी व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है। आपने देखा कि हर वो व्यक्ति जिसकी इनकम मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है उसको टैक्स पे करना है। लेकिन ये जो टैक्स आपने पे करना है, ये टैक्स आपको उसकी निवासीय स्थिति के अनुसार जो है वो पे करना है। अब निवासीय स्थिति क्या होती है? निवासीय स्थिति जो है उसके भारत में रहने के आधार पर जो है वो तय की जाती है कि वो कुल मिलाकर कितने दिन जो है वो भारत में रहा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन उसकी जो निवासीय स्थिति है, सिटीजनशिप, नागरिकता से क्या होती है, अलग जो है वो होती है। नागरिकता और सिटीजनशिप जो है वो अलग अलग होते हैं और सिटीजनशिप को लेकर या निवास स्थान को लेकर अलग अलग देशों के नियम भी जो है वो अलग अलग होते हैं। एक व्यक्ति किसी देश का नागरिक है तो जरूरी नहीं है कि वो रेजिडेंट भी हो, एंड वाइस वर्सा, इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति निवासी है भारत का तो जरूरी नहीं है कि वो भारत का नागरिक भी हो। तो नागरिकता जो है वहाँ के नियमों के, देश के नियमों के अनुसार मिलती है और रेजिडेंशियल स्टेटस जो है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है, वो कुल मिलाकर कितने दिन भारत में रहा या नहीं रहा। देश की नागरिकता जो है वो जन्म से मिल जाती है या कितने वर्ष वो उस देश में रहा या वहाँ का कानून इसको लेकर क्या कहता है उसके अनुसार मिलती है। लेकिन निवासीय स्थिति जो है वो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितने वर्ष जो है या कितने दिन प्रीवियस ईयर में जो है वो भारत में रहा है उसके अनुसार जो है वो मिलती है। और एक सिटीजन जो होता है उसे वोट देने का भी अधिकार होता है, और लेकिन जरूरी नहीं है कि जो भारत में रेजिडेंट हो तो वो भारत में वोट देने का अधिकार भी जो है वो रखता हो। और सिटीजनशिप जो है वो हर वर्ष नहीं बदलती है, लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो हर वर्ष बदलता है। अब मैं आपको यहाँ बता ही देती हूँ कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो 3 तरह का होता है: रेजिडेंट, निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और अनिवासी, नॉन रेजिडेंट। 3 तरह के होते हैं: रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो इनकी जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो हर साल जो है वो बदलता रहता है, उसमें जो है वो परिवर्तन होता रहता है। लेकिन सिटीजनशिप जो है वो हर साल नहीं बदलती है। तो एक व्यक्ति की इनकम के ऊपर टैक्स लगाने के लिए उसका रेजिडेंशियल स्टेटस का पता होना जो है वो बहुत जरूरी है। निवासीय स्थिति के आधार पर जो है वो किया जाता है, डिटरमिन जो है वो किया जाता है। और फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं जो कि निवासीय स्थिति के लिए ध्यान में रखते हैं कि हर एक वर्ष के लिए अलग अलग निवासीय स्थिति जो है वो हो सकती है। एक साल में अगर एक व्यक्ति निवासी है तो दूसरे साल में अनिवासी भी हो सकता है, असाधारण निवासी भी जो है वो हो सकता है। और एक व्यक्ति एक ही साल में 2 वर्षों में निवासी भी हो सकता है, रेजिडेंट जो है वो हो सकता है। और वो रेजिडेंट है या नहीं है, इसको प्रूव करने की बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एसएससी के ऊपर होता है। उसको प्रूव करने की जो कहेंगे दायित्व है वो किसका होता है, करदाता का जो है वो होता है। लेकिन एक बार अगर एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस तय हो जाता है कि वो निवासी है, अनिवासी है या असाधारण निवासी है, तो वो हर एक प्रकार की आय के लिए सेम होगा, हर एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए सेम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सैलरी के लिए तो रेजिडेंट है और ये बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए जो है वो नॉन रेजिडेंट है, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऐसा नहीं होगा। अगर वो निवासी है तो वो सैलरी के लिए भी निवासी होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन, सब चीजों के लिए क्या होगा, अनिवासी या निवासी जैसी भी परिस्थिति है वही उसका स्टेटस जो है वो माना जाएगा। तो उसके बाद जो है
डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस की बात हम करें तो एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस तय किया जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज का या अन्य कोई व्यक्ति जो है उसका स्टेटस जो है वो तय किया जाता है। तो अब आप सबसे पहले हम देखेंगे कि एक इंडिविजुअल मीन्स एनी बायोलॉजिकल पर्सन जो कि रिटर्न फाइल करता है उसका स्टेटस एसएससी इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मीन्स बायोलॉजिकल पर्सन, जैसे मैं, आप सारे अलग अलग हैं, सीमा गुप्ता, मधुलिका, जो भी हैं अलग अलग एसएससीज जो हैं इंडिविजुअल के रूप में जो है अपने रिटर्न फाइल करते हैं, उनका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो तय किया जाएगा। लेकिन अब आप ध्यान से सुनेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे तय किया जाएगा। इसमें भी 3 कैटेगरीज होंगी, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। तो इसमें जो है आपकी आपकी बेसिक कंडीशंस होती हैं। तो 2 बेसिक कंडीशंस में से अगर आप कोई एक बेसिक कंडीशन, आधारभूत शर्त को पूरा करते हैं तो आप क्या माने जाएंगे, निवासी जो है वो माने जाएंगे। आप देखिए कि आधारभूत शर्तों में दोनों में से एक शर्त जो है वो पूरी करनी है। कोई भी व्यक्ति कुल मिलाकर प्रीवियस ईयर में, गत वर्ष में अगर वो 182 दिन या उससे अधिक दिन जो है वो भारत में रहता है, कोई भी व्यक्ति कुल मिलाकर पिछले वर्ष में, प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे अधिक दिन जो है वो भारत में रहता है। बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन ये है, ध्यान से। और दूसरी में या है, दोनों ने कंडीशंस पूरी करनी आपको एक आधारभूत शर्त पूरी करनी है और दूसरी आपकी कंडीशन क्या है कि अगर प्रीवियस ईयर में आप 60 दिन, जैसे प्रीवियस ईयर आपका इस टाइम 19-20 है तो उसमें 60 दिन और उससे ठीक 4 वर्ष पूर्व यानी 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, उन 4 प्रीवियस ईयर्स के ठीक 4 वर्ष पूर्व में आप कुल मिलाकर 365 दिन जो है वो भारत में रहते हैं। तो ये या लगाकर है। पहली कंडीशन है कि आप प्रीवियस ईयर में 182 दिन भारत में रहते हैं या प्रीवियस ईयर में 60 दिन और प्रीवियस ईयर से ठीक 4 वर्ष पूर्व में आप कुल मिलाकर 365 दिन रहते हैं। तो उसको हम या की कंडीशन, या पहली वाली कंडीशन या दूसरी कंडीशन जो है वो आपने पूरी करनी है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर 182 डेज का क्या मतलब है। 182 डेज का मतलब ये है कि आपने कुल मिलाकर 182 दिन जो है वो भारत में रहना है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप लगातार 182 दिन रहें। आप कभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपका आने दिन वाला दिन काउंट होगा और आपके दिन जो है वो जोड़कर देखे जाएंगे कुल मिलाकर। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप एक ही जगह पर भारत में रहें। हो सकता है कि आप 10 दिन दिल्ली में रहें, आप 50 दिन मद्रास में रहें, वाइस वर्सा हो सकता है। आप कहीं पर भी भारत में रहते हैं तो वो आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए दिन जो है वो काउंट किए जाएंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहे हैं। 182 दिन रहना है आपने, 182 दिन या उससे अधिक दिन रहना है। लगातार रहना जरूरी नहीं है, एक ही स्थान पर रहना जो है वो जरूरी नहीं है। और इसमें और एक तो और अपवाद है कि जब हमें सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन पूरी करनी होती है, 60 डेज वाली कंडीशन जो है वो पूरी नहीं करनी होती। अगर कोई शिप क्रू का मेंबर है और वो शिप में व्यवसाय एज ए प्रोफेशनल जो है वो बाहर जाता आता रहता है तो उसे 60 डेज की बजाय 182 डेज की कंडीशन जो है वो पूरी करनी होगी। अगर वो कुल मिलाकर 182 डेज जो है वो पूरी करता है तभी वो हम मानेंगे कि आधारभूत शर्त को वो पूरा करता है। 60 डेज वाली कंडीशन जो है उसके लिए कंसिडर नहीं होती है। या कोई भारतीय मूल का नागरिक है जो कि घूमने के लिए, भ्रमण के लिए भारत में आता है या व्यवसाय नौकरी के लिए जो है वो भारत एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस से भारत में आता
है तो उसको भी 60 डेज की बजाय 182 डेज की कंडीशन जो है वो पूरी करनी होगी। अब यहाँ पर भारतीय मूल के नागरिक का क्या मतलब है कि वो व्यक्ति जो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है या जिसके वंशज मीन्स माता पिता या दादा दादी जो हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया से जो है वो संबंध रखते हैं, तो वो भारतीय मूल का नागरिक जो है वो माना जाएगा। भारतीय मूल के नागरिक के लिए भी ये आवश्यक है कि वो 60 डेज की बजाय 182 डेज की कंडीशन जो है वो पूरा करेगा। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि 182 डेज में आपका लगातार रहना जरूरी नहीं है, एक ही स्थान पर रहना जरूरी नहीं है। अगर आप शिप क्रू के मेंबर हैं तो आपको 60 डेज की बजाय 182 डेज वाली कंडीशन पूरी करनी होगी। ये इस नियम का अपवाद है। और अगर वो आप भारतीय मूल के नागरिक हैं और भ्रमण के लिए भारत में आते हैं या नौकरी पेशा होने के लिए भारत में आते हैं तो भी आपको 60 डेज के बजाय 182 डेज की कंडीशन जो है वो पूरी करनी होगी। इसी तरह दूसरी जो आपकी आधारभूत शर्त है कि कुल मिलाकर 60 डेज प्रीवियस ईयर में और प्रीवियस ईयर से ठीक 4 वर्ष पूर्व जो है वो 365 दिन जो है वो भारत में रहा हो। 60 डेज के लिए भी सेम है कि आपको एट ए स्ट्रेच एक ही बार में 60 दिन रहना जरूरी नहीं है। आप कभी भी भारत आ सकते हैं और कभी भी भारत से जा सकते हैं। और दूसरी बात जो है आपकी कि 365 डेज हैं 4 वर्षों में कुल मिलाकर। उसमें मान लो जैसे मैंने आपको कहा 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16, अगर उसमें से आप एक साल लगातार रहते हैं तो 365 डेज हो गए ना, तो फिर आप 3 सालों में एक दिन भी रहे तो भी कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर आपने रहना है। अगर 2 सालों में या 4 सालों में आप 100 दिन हर साल आते हैं तो भी 365 डेज से आपके ज्यादा बन गए, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत जो है वो नहीं है। तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, रेजिडेंट जो है वो हो जाएगा। 3 तरह के स्टेटस मैंने बताए, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ये तो आपकी है बेसिक कंडीशन। इसके अलावा भी आपकी 2 जो हैं वो अतिरिक्त शर्तें हैं, वो अतिरिक्त शर्तें जो हैं वो आपको दोनों ही पूरी करनी है। वो अतिरिक्त शर्तें क्या है कि आप पिछले 10 वर्षों में, प्रीवियस ईयर के 10 वर्षों में कुल मिलाकर जो है 2 वर्ष जो है आपका स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो निवासी का होना चाहिए। तथा यहाँ पर एंड है, और क्या है, एंड है। और पिछले 7 वर्षों में कुल मिलाकर आप 729 दिन से अधिक जो है वो भारत में रहे हों। 729 दिन से अधिक मतलब आप 730 डेज जो है वो भारत में रहे हैं प्रीवियस ईयर से ठीक 7 वर्ष पूर्व। अब प्रीवियस ईयर हम वही मानकर चलते हैं एक ही, जैसे 1920 है तो उससे ठीक 7 वर्ष पूर्व प्रीवियस ईयर्स जो हैं वो 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16 इस तरह से आप काउंट जो है वो करते जाएंगे। अगर उनमें आप कुल मिलाकर 729 दिन से अधिक जो है वो भारत में रहे हैं और प्रीवियस ईयर में आप जो है 10 वर्षों में कुल मिलाकर 2 वर्ष जो है वो निवासी रहे हैं, तो वो अब आपको एक तो आधारभूत शर्तों में से दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करनी है जिसमें या लगा हुआ है, और ये जो आपकी अतिरिक्त शर्तें हैं इनमें से दोनों शर्तों को आपको पूरा करना है। अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आप क्या माने जाते हैं, भारत के निवासी जो है वो माने जाते हैं। देखो ये कितना आसान है। उसके बाद जो है आपका है असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है वो व्यक्ति कब होगा, जब आप बेसिक कंडीशंस को पूरा करते हैं लेकिन आप अतिरिक्त शर्तों को पूरा नहीं करते। जब आप बेसिक आधारभूत शर्तों को पूरा करते हैं लेकिन आप अतिरिक्त शर्तों को पूरा नहीं करते। अब बेसिक कंडीशंस फिर वही हैं कि 182 डेज कुल मिलाकर वो भारत में रहता है प्रीवियस ईयर में, या प्रीवियस ईयर में 60 डेज भारत में रहता है और प्रीवियस ईयर से ठीक 4 वर्ष पूर्व जो है वो 365 दिन भारत में रहता है। अगर ये शर्तें आप पूरी करते हैं,
लेकिन आप अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं करते कि पिछले 10 वर्षों में से 2 वर्ष वह व्यक्ति भारत का निवासी रहा है, या गत वर्ष से ठीक 7 वर्ष पूर्व जो है वो कुल मिलाकर 729 दिन से अधिक जो है वो भारत में रहा है। अगर आप इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आप क्या माने जाएंगे? असाधारण निवासी जो है वो माने जाएंगे। तीसरा जो है आपका होता है अनिवासी, नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट जो है वो क्या होता है कि जब आप आधारभूत शर्तों को ही पूरा नहीं करते हैं, जब आप बेसिक कंडीशंस को ही पूरा नहीं करते हैं, बेसिक कंडीशंस आप मानते नहीं हैं, पूरा नहीं करते हैं। बेसिक कंडीशंस फिर वही कि अगर आप कुल मिलाकर 182 दिन भारत में नहीं रहते हैं प्रीवियस ईयर में, या परिस्थितियों के अनुसार अगर आप प्रीवियस ईयर में 60 दिन और कुल मिलाकर 365 दिन से अधिक भारत में नहीं रहते हैं, तो वो आपका क्या माना जाएगा कि आप अतिरिक्त शर्तों को ही पूरा नहीं करते हैं। दोनों में से किसी भी शर्त को आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप अनिवासी माने जाएंगे। तो आपके लिए एक और बात बता दूं कि रेजिडेंशियल स्टेटस जब हम तय करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कर दायित्व होता है वो निवासी का होता है। तो दूसरा जो है असाधारण निवासी का उससे कम होता है, और अनिवासी का जो है वो कर भार नहीं होता है। उसके ऊपर जो हमने आय भारत में कमाई और हम नॉन रेजिडेंट हैं तो उसका टैक्स जो है वो हमें फॉरेन में, जो फॉरेन से इनकम हम कमा कर लाए हैं उसका टैक्स जो है वो हमें इंडिया में पे नहीं करना। लेकिन अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपने जो भारत में आय अर्न की है उसके ऊपर भी टैक्स पे करना है, और जो आपने फॉरेन में अर्न की है उसके ऊपर भी टैक्स जो है वो पे करना है। तो टैक्स भार जो है वो निवासी स्थिति में सबसे ज़्यादा होता है, और असाधारण निवासी में जो है वो उससे कम होता है, और अनिवासी में जो है बिल्कुल कम होता है। आपको फॉरेन की कमाई गई आय के ऊपर जो है किसी भी प्रकार का टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ता है। तो थैंक यू। और आगे जो मैं इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगी कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो दिन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम और करेंगे। इसके लिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे आप लोग ध्यान से पढ़ें, बुक परचेज कर लें। टाइम की शॉर्टेज रहेगी क्योंकि सेशन लेट हो गया है, और ये उसका क्या कारण रहा है आप सभी जानते हैं। कोरोना महामारी की वजह से जो है हमारा एडमिशन्स और सारा जो है वो लेट हो गया है, लेकिन अब जैसे ही क्लासेस शुरू होंगी मैं रेगुलर जो है आपको लेक्चर भेजूंगी, और आपने रेगुलरली जो है वो देखने हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को पिछले सेमेस्टर की तरह व्हाट्सएप पर जो है वो शेयर करना है। थैंक यू बेटा।